हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। सो हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे एमसीक्यू बेस्ड नंबर सिस्टम के। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यू वाले नंबर सिस्टम के, और फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर इसी क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो नया पैटर्न है ना उसमें क्या है, एमसीक्यू है, एजर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस को देख लेंगे कि कैसे हमको उसको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 500 रेज टू पावर 1/3। इसका क्या मतलब हुआ, हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर चाहिए इसका। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें इरैशनल नंबर दिखाई दे रहा है ना, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, एक रैशनल नंबर मिल जाए। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली दिस इज 500 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 को देखो, अगर हम 500 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 × 500, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, फिर ये क्या बन जाएगा 5, 25 ज़ा, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। तो इसका मतलब हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 5 × 5 × 5 × 2 × 2 रेज टू पावर 1/3। तो दिस इज बेसिकली 5³ रेज टू पावर 1/3 इंटू 2² रेज टू पावर 1/3, है ना। तो ये तो क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 बचा, इंटू दिस विल बी 2 रेज टू पावर 2/3। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर हम इसको एक 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 1/3, क्योंकि एक 2 का फैक्टर है ना जो यहाँ मिसिंग है, अगर एक और 2 मिल जाता है इसको 1/3 के अंदर तो क्या मिल जाता है, ये एक रैशनल नंबर बन जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एक्स्ट्रा नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया पूरे टर्म को। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/3। तो ये फर्दर क्या, यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, यहाँ से यहाँ वाले स्टेप में, दिस इज a रेज टू पावर p रेज टू पावर m/n, दिस इज बेसिकली a रेज टू पावर pm डिवाइडेड बाय n, दिस इज द प्रॉपर्टी वी यूज है। ओके, तो ये क्या बना 5 इंटू 2, दिस इज नाउ 5 टू द 10। तो अब ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो हमें क्या पूछा, एक रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछा है जो कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द रैशनल नंबर, टू गेट द रैशनल नंबर। तो हमने कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, दिस टर्म, सॉरी नॉट दिस वन, हमने मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर से 2 रेज टू पावर 1/3 से। दिस इज बेसिकली 2 रेज टू पावर 1/3 इज क्यूब रूट ऑफ 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इफ x इज इक्वल्स टू 2 + √3। अब क्या दे रखा है, x की वैल्यू अगर दे रखी है 2 + √3, वी हैव टू कैलकुलेट x + 1/x। ठीक है, देखो हमारे पास x की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है 2 + √3, हमें क्या चाहिए 1/x चाहिए, तो कैलकुलेट करो 1/x। तो 1/x क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 + √3। अब हमको पता है कि हमने एक मेथड होता है रैशनलाइजेशन, वो बेसिकली करता क्या है, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर होते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है रैशनल नंबर में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब देखो इसको समझने के लिए ना पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें 1/√2, अब इस √2 को हमें डिनोमिनेटर से हटाना है, तो हम लोग क्या करें कि डिनोमिनेटर से √2 हट जाए। भाई ऑब्वियस ही बात है, √2 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो ये रैशनल नहीं बनेगा जब तक हम इसको √2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। तो हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग किसी और से भी कर सकते हैं, √2 के कोई मल्टीपल से भी कर सकते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या बन गया, √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 विल बी 2। तो अब देखो हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें जो है डिनोमिनेटर में से हटाना है इरैशनल नंबर को। ठीक है, अब सिमिलरली दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 + √3। ठीक है, अब देखो 2 + √3 है ना, तो हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो पूरा फैक्टर है ना वो एक रैशनल नंबर बन जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैंने सपोज किया, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सपोज करो मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जैसे ही मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2√3 + √3 इंटू √3 इज 3। तो यहाँ तो मुझे वापस एक नंबर मिल गया जो कि इरैशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
हमारे पास देखो, हमें पता है कि √3, ये जो रूट हटाने का एक अच्छा तरीका है वो क्या है कि इसका स्क्वायर हो जाए अगर, है ना। अब देखो 2 + √3 है हमारे पास ऑलरेडी। अगर मैं, एक फैक्टर है 2 - √3, इससे मल्टीप्लाई करूं, ऐसा क्यों किया मैंने? अब इसको करने का एक पर्पस है, क्यों? देखो, क्योंकि मुझे पता है कि a+b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b का स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या फायदा हुआ कि 2 का स्क्वायर तो हुआ, लेकिन हमें √3 का स्क्वायर जो कि हमें 3 मिल गया। तो बेसिकली ये जो √3 वाला एक्सप्रेशन था ना, वो हट गया यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करूंगी, इसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में, ये टॉपिक डिटेल में सीखना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हम लोग रैशनलाइज करते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर का, सॉरी, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो 2 - √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 - √3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2 - √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया ये a² - b², सो दिस विल बी 2 - √3 डिवाइड बाय 1। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, ऐड कर दो बस, x+1/x, तो x की वैल्यू कितनी है 2 + √3, प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2 - √3, तो ये √3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना बचा 4 बचा। तो 4 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x+1/x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि वो रैशनलाइजेशन वाला पार्ट भी इसी के अंदर कवर हो जाए, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर रैशनलाइजेशन भी कवर हो गया और इसी को घुमा फिरा के इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। अब इसने देखो क्या बात बोल दी, इसने बोला कि 2 इर्रेशनल नंबर्स का सम हमेशा इर्रेशनल होगा। देखो सोच के देखो, अगर मान लो मैंने कुछ इस टाइप से नंबर लिया 2 + √3 विच इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। फिर लिया मैंने प्लस -2, और इसको हम ऐसे ले लेते हैं 2 - √3, ठीक है। दो मैंने इर्रेशनल नंबर लिए, 2 + √3 मेरा इर्रेशनल नंबर है और 2 - √3 भी मेरा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो दोनों का जब मैंने सम किया तो मुझे क्या मिलेगा, √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 मिला। हमने बोला कि 2 इर्रेशनल नंबर्स का सम हमेशा इर्रेशनल होगा, बट ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गए ना, ये तो मेरा रैशनल नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत स्टेटमेंट। अगला, सम ऑफ 2 रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ये बात सही बोल दी क्या, कि अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग कोई भी ऑप्शन ले लो, कोई भी, मतलब तुम कोई भी रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर ले लो दुनिया का, वो हमेशा हमें इर्रेशनल ही देगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। देखो अब अगर तुम एक ही डायरेक्शन में सोचोगे, वो कैसे, अगर तुमने इर्रेशनल नंबर लिया √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें फटाफट से 2 मिल जाएगा जो कि रैशनल है। फिर तुमने √7 का स्क्वायर लिया जिसका स्क्वायर भी क्या है, एक रैशनल है, तो तुम बोल दोगे कि भाई ये स्टेटमेंट भी हमेशा करेक्ट है। बट अगर मैं पाई लेती हूँ, पाई भी तो क्या है, इर्रेशनल है ना, इर्रेशनल का स्क्वायर किया तो ये तो क्या होगा, ये तो इर्रेशनल आ जाएगा। तो इसने तो क्या कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर कैन नेवर, इज नहीं आएगा, कैन नेवर बी एन इंटीजर। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। क्यों नहीं हो सकता भाई, मैंने कुछ दो रैशनल नंबर कुछ इस टाइप से ले लिया, सपोज 2 लिया और एक 1 ले लिया, दो और एक, दोनों क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है 2p/q फॉर्म में है ना। तो अब इसका सम किया तो क्या मिल गया 3/1 विच इज 3। तो ये क्या है, इंटीजर ही तो है। तो ये तो कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसने गलत बोल दी बात, तो है ना। तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा सही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 2 + √3, x इज इक्वल्स टू 2 + √3, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अच्छा ये तो क्वेश्चन आगे सेम हो गया ना, हाँ ये क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर 4, ये क्वेश्चन का क्या है, सेम है ये। तो यहाँ पे x + 1/x निकाल लेंगे सीधा, x कितना आ जाएगा 2 + √3 और 1/x की वैल्यू है 2 - √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x + 1/x इज 4, ठीक है।
चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़े से न्यू टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि जो एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हमको सॉल्व कर रहे हैं ना, इनका बेस क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो कह रहे हैं डायरेक्शन क्या है यूज करने का, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। मतलब हमको दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, एक एजर्शन वाला और एक रीजनिंग वाला, ठीक है। हमें क्या क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। अब देखो हमको कैसे मार्क करना है, देखो यहाँ पे हो सकता है कि जो दो स्टेटमेंट है ना, एजर्शनिंग और रीजनिंग वाले, एजर्शन वाला स्टेटमेंट और रीजन वाला स्टेटमेंट दोनों हो सकता है ट्रू हो, या हो सकता है कि एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, एक हो सकता है पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, ठीक है। अब देखो जब दोनों ट्रू होंगे ना तो दो केस आते हैं। जब दोनों ट्रू स्टेटमेंट है ना तो बोल रहा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ठीक है। अब देखो जब भी दोनों ट्रू आते हैं तो हमको ये देखना है क्या जो सेकंड वाला जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट रीजनिंग है क्या एजर्शन के लिए। अगर है तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर करेक्ट नहीं है तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है, मतलब आर फॉल्स है, तो हमारा सी स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगर ए फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो हमारा टी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले हमें देखना है पहले स्टेटमेंट दोनों ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, किस टाइप से है पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद वी विल डिसाइड कि अगर दोनों ट्रू है तो करेक्ट रीजन है या फिर नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो बी, और अगर इस तरीके से ट्रू फॉल्स होंगे तो हम लोग सी और डी ऑप्शन मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज 3/8। एक रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब देखो 1/4 और 1/2 के नंबर के बीच में क्या कह रहा है 3/8 होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, 3/8 चाहिए ना हमको, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इन दोनों का वो निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, एलसीएम नहीं सॉरी, इनका बीच का नंबर निकालना है ना हमको, तो बीच का नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस b/2 से, ठीक है। तो ये सपोज 1/4 है प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू सॉरी एलसीएम इज 4, 1 प्लस 2 1 2 टू 4 2 1 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी 3/8। तो मतलब अगर हमें किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालना हो ना, तो हमने ये मेथड जब पढ़ा था तब भी सीखा था कि अगर सपोज तुमको बोले कि दो रैशनल नंबर है ए और ये बी है, ठीक है, इनके बीचों बीच तुमको एक रैशनल नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकल सकता है, दिस इज बेसिकली एन एवरेज, ठीक है। तो हम इसका मीन निकाल सकते हैं a प्लस b/2, ठीक है। मीन और एवरेज निकालते हैं ना, वही तरीका है कि भाई हमें दो नंबर्स के बीच का हमें मिडिल नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इनका सम कर दिया और उसको हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो है ट्रू मेरा, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर x एंड y x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ये तो बिल्कुल सही बात बोली है इसने, है ना, कि दो रैशनल नंबर्स के बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो हमने पहले क्या देखा कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू आते हैं तब हमको देखना है कि दोनों ट्रू में से ए ऑप्शन करेक्ट होगा या बी ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर ऐसे ट्रू फॉल्स आते तब तो हम लोग इन्हीं में से मार्क कर देंगे। तो अब देखो दोनों ट्रू है, तो अब हमको देखना है कि क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑब्वियस सी बात है, हमने यही रीजन यूज करके तो हमने ये 3/8 कैलकुलेट किया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी होगी हम लोग को कैसे आंसर्स मार्क करने हैं। क्या कह रहा है, एजर्शन है इज 0.329 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, डेसिमल के बाद जाके डिजिट्स खत्म हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बात तो इसने बोली है बिल्कुल सही। अब अगला रीजन देखते हैं, अ डेसिमल इन विच digits or a set of digits is repeated periodically is called a repeating or a recurring decimal। इसने बोला है कि कोई ऐसा डेसिमल जिसके अंदर कोई डिजिट्स या सेट ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि 0.33333, इसमें क्या हो रहा है, एक डिजिट 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज 0.3 बार। फिर अगर मैंने लिया 0.4545545,
इसमें क्या हो रहा है, सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 5 रिपीट हो रहा है, तो दिस इज 0.45 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि ये रिपीटिंग होता है या रेकरिंग डेसिमल होता है, तो इसने बात तो दोनों ही सही बोली है, लेकिन क्या इसका टर्मिनेटिंग होना और ये रेकरिंग होना क्या आपस में कहीं इंटररिलेट कर रहा है क्या? आप देखो दोनों ट्रू है, पर जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द एजर्शन स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चूज करना पड़ेगा, बी स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग को मार्क करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू आते हैं ना, तो ए और बी में से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा सही होगा। चलो, अब बोल रहा है कि रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर एक्स एंड वाई इज एक्स प्लस वाई बाई टू। अच्छा, ये तो हमने पहले भी देखा है कि हाँ भाई ये बात तो सही होगी, ये हमेशा ट्रू रहेगा। फिर अगली बात क्या बोल रहा है, अगले में बोल रहा है कि देर इज वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। इसने बोल दिया कि हमेशा एक ही रैशनल नंबर लाई करेगा किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। क्या ये बात सही है क्या? सोच के देखो, मतलब मैंने बोला कि सपोज 1 मेरा एक रैशनल नंबर है और मेरा एक 2 रैशनल नंबर है 2/1, तो क्या इन दोनों के बीच में क्या हमेशा एक ही रैशनल नंबर होगा क्या? सोचो, नहीं हो सकता ना कि भाई एक से ज्यादा होंगे ना, मैं कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकती हूँ, बहुत सारे भी निकाल सकती हूँ। तो ये बात तो इसने बोल दी गलत, है ना। तो अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो क्या देखना है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से अपने आंसर्स को मार्क करना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब अगला देखें। कह रहा है 5 इज अ रैशनल नंबर, 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या ये बात सही है, 5 रैशनल नंबर है क्या मेरा? बिल्कुल सही बात है, 5 मेरा रैशनल नंबर ही तो है, तो ये बात मेरी है ट्रू। सही नहीं जा रहा है ये। 5 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हो गया मेरा ट्रू। ठीक है, अब बोल रहा, अभी रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि आई कैन राइट 5 as 5/1 which is in the form of p by q where p and q are integers and q is non-zero। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। कह रहे हैं द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल्स। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल। ये कहाँ की समझदारी हुई भाई, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सपोज मैंने शुरू किया 1 से, 1 का मैंने क्या लिया, स्क्वायर रूट क्या आया, 1 आया, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, चलो ये तो मान लिया कि इरैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी मान लिया इरैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो ये तो मुझे रैशनल मिल गया वापस से, है ना। फिर ऐसे मुझे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है, दैट इज ऑल्सो 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज ऑल्सो 4, स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये हमारा इरेशनल। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी इरेशनल, ये तो गलत बात हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने जो बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो माई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अब कह रहे हैं द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, अच्छा सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स दिस एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो इन दोनों इरेशनल नंबर्स का सम करते हैं, 2 + √3 + 4 + √3। अब 4 को 2 में ऐड कर सकते हैं तो ये 6 हो जाएगा, √3 में √3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब मैंने मल्टीप्लाई किया किसी इरेशनल को रैशनल से तो हमेशा इरेशनल मिलता है मुझे। ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है, तो हमने देखा, हमें पता है कि जो रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे जो इसने बोला है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो इरेशनल होगा, तो ये तो मेरा हो गया ट्रू स्टेटमेंट। अब अगला देखते हैं, सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, जो मेरा ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो इरेशनल का सम मैंने इरेशनल देख लिया। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या इसको काउंटर कर सकता है क्या। देखो मैंने दो इरेशनल लिए
और एक इरेशनल लिया 2 माइनस रूट थ्री। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट थ्री में मैंने ऐड किया 2 माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2 प्लस टू इज 4 विच इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब जो इसने बोला कि दो इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा, तो ये तो गलत बात बोल दी ना इसने। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, तो माई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एजर्शन इज 11 रेज टू पावर 3 इंटू 11 रेज टू पावर 4 इज 11 रेज टू पावर 12। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दो टर्म्स का बेस सेम है, तो ए रेज टू पावर पी और ए रेज टू पावर क्यू। यहाँ पे जब बेस सेम होता है और ये टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होती हैं तो क्या हो जाती है, पावर्स गेट्स एडेड। तो दिस विल बी ए रेज टू पावर पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ है ना, 11 रेज टू पावर, अच्छा यहाँ पे ये चीज नहीं हुई, यहाँ पे 3 प्लस 4 होना चाहिए था। दिस इज 11 रेज टू पावर 7, दिस शुड बी 11 रेज टू पावर 7। तो इसका मतलब माई दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, p एंड q बी द रैशनल नंबर, देन a रेज टू पावर p इंटू a रेज टू पावर q इज इक्वल टू a रेज टू पावर p प्लस q। तो हमको पता ही है ना कि अगर बेस सेम है और टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखो अगर सपोज करो यहाँ पे 11 रेज टू पावर 7 ही दिया होता, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता फॉर द एजर्शन। ठीक है, तो अगर ये चीज होती 11 रेज टू पावर 7 तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट इस केस में क्या होगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो ये हमारा डी ऑप्शन था कि एजर्शन फॉल्स है और रीजनिंग ट्रू है। तो हेयर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और इसके हिसाब से हम लोग एजर्शन और रीजनिंग। अभी जो मैंने शुरू के 4 ऑप्शन लिखे थे ना कि वो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्शंस दी होगी, हमें उसके अकॉर्डिंग यूज करना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि टर्म्स को या फिर स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे कर दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्क कर देंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, assertion is √5 is an irrational number। हमने देखा था कि जो भी स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कोई भी अगर प्राइम नंबर आता है, दिस इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा √5 क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रूट को रिप्लेस कर दूंगी √5 से, तो आई कैन से दैट माई √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज true statement. Next statement is a number is called an irrational if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers। अब हमें पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना वो दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ठीक है, अब अगर रैशनल होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर एंड q शुड बी नॉन जीरो। तो इफ वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q देन इट विल बी अ रैशनल नंबर। इफ वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q देन इट विल नॉट बी अ rational। So that means if it is not rational, that means it will be automatically an irrational number। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि if we cannot express the written term p by in the form of p by q, then we say that number will be an irrational number। तो my this statement is also true। ठीक है, तो this statement is true, this statement is true, so can we say that the reason is the correct explanation for the assertion part, right? Because we cannot express √5 in the form of p by q, so that is why my option A will be the correct explanation for the above answer। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा मेरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion is 7 raised to power 8 divided by 7 raised to power 4 is equals to 7 raised to power 4 if। अच्छा यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 7 raised to power 8 is divided by 7 raised to power 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 7 raised to power 8 minus 4। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई a raised to power p
इसको लिख लेते हैं हम लोग। ए रेज टू पावर पी अगर डिवाइड होता है ए रेज टू पावर क्यू से, अगर बेस सेम है और दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, दैट इज ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, जो हमने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे उन्हीं में से एक लॉ ये भी है कि अगर पावर सेम है, बेस सेम है और पावर में अलग अलग है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स। तो यूजिंग द सेम वी कैन राइट 7 रेज टू पावर 8 by 7 रेज टू पावर 4 as 7 रेज टू पावर 8 minus 4। दिस विल बी 7 रेज टू पावर 4। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो सही लिखा है इन्होंने, तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, अगले में क्या बोल रहा है, let if a is greater than 0 be any real number and a raised to power p and q be any rational numbers, then a raised to power p into a raised to power q is equals to a raised to power p plus q। अब देखो स्टेटमेंट तो ट्रू है ये, a raised to power p इंटू ए रेज टू पावर क्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो पावर्स, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। वहीं अगर हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो इसने बोला है कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये ऐड हो रही है, तो ये बात तो सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट क्या जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या ऊपर एजर्शन वाली स्टेटमेंट के लिए? नहीं है ना। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर नहीं है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरा स्टेटमेंट assertion वाला है, assertion is true and R is true, but R is not the correct explanation, not the correct explanation for assertion part। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा था कि दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए। तो ये मेरा ऑप्शन बी था करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने कुछ एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देखे। तो यहाँ पे एक लेक्चर और लगेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, 2 केस स्टडी देखेंगे और फिर हम लोग कुछ एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस और देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके होंगे जो कि हमारे चैप्टर 1 से पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, हमने टॉपिक्स भी काफी सारे कवर कर लिए। और अगर किसी को डिटेल में देखना हो कि भाई हमने चैप्टर 1 पूरा कवर कर लिया है, कि जो भी चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ना हमने सब डिटेल में करे हुए हैं, तो अगर आपको वो भी देखना है तो वो भी जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।